की तपस्या के बाद प्रयागराज में महायज्ञ संपन्न हो चुका है। इस एकता के महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युग परिवर्तन की आहट कह रहे हैं और सनातनियों को संदेश दे रहे हैं कि कैसे करोड़ों देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। कैसे मां गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी हर श्रद्धालु को उमंग, ऊर्जा और विश्वास के भाव से भर रही थी, जिसके समापन पर मुख्यमंत्री योगी अलग ही रंग में रंगे हुए नजर आए। तीर्थराज प्रयागराज के इसी क्षेत्र में पिछले 45 दिनों से एकता, समरसता और प्रेम का पवित्र संगम नजर आया। पूरी दुनिया हैरान थी कि कैसे त्रिवेणी तट पर इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे, कैसे सनातन के इस त्योहार में लोगों ने सनातन का झंडा बुलंद किया, जिसका संदेश खुद सीएम योगी दे रहे हैं और कह रहे हैं सनातन की ध्वजा अब भी झुकने वाली नहीं है। किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। दरअसल करोड़ों लोगों को ना औपचारिक निमंत्रण था, ना ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। और अब जब इस महायज्ञ का समापन हो चुका है तो तारीफ टीम योगी के सफल आयोजन की हो रही है। टीम भावना से जब कोई कार्य होता है तो उसके परिणाम ऐसे ही होते हैं जैसे प्रयागराज महाकुंभ के आज हम सबके सामने है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आस्था और आर्थिकी का एक नया आधार देकर के प्रयागराज में जितनी कल्पना की गई थी उससे कहीं ज्यादा संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे। खासकर युवाओं का इस तरह महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आगे आना एक बहुत बड़ा संदेश है, संस्कार और संस्कृति का, उमंग और ऊर्जा का, जो विश्वास के भाव से भर चुका है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बारी आ गई है। सूत्रों की माने तो इसकी तैयारी अब पूरी हो चुकी है। कैबिनेट के साथ प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की चर्चाएं भी तेज हैं। दावा है कि कैबिनेट विस्तार के जरिए जातिगत और क्षेत्रगत समीकरणों को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि मौजूदा कैबिनेट में सवर्ण कोटे से 24 मंत्री हैं, 22 मंत्री ओबीसी कोटे से हैं, जबकि एससी और एसटी कोटे से महज 10 विधायक ही मंत्री हैं। ऐसे में कोशिश ये होगी कि नई कैबिनेट में जातिगत समीकरण पर फोकस रहे, साथ ही क्षेत्रगत समीकरण साधने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 2 मंत्री बढ़ाने की भी चर्चा है। लेकिन असली चुनौती कैबिनेट विस्तार नहीं, कुछ और ही है। दरअसल मंत्रिमंडल ही नहीं, जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी है। इस बदलाव के पीछे लंबी तैयारियों की श्रृंखला है, जिसे समझना होगा, जिसका राज्य केंद्रीय चुनाव प्रेक्षक विनोद तावड़े की अध्यक्षता में कई राउंड की बैठक में छिपा है, जिसमें आम चुनाव 2027 के मद्देनजर कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी होगी। सूत्रों की माने तो 3 से 4 मंत्रियों की छुट्टी कामकाज और नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर होगी, जबकि समीकरणों के हिसाब से 3-4 नए चेहरे शामिल भी किए जा सकेंगे। कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी होगा। कैबिनेट विस्तार में 75+ वाले फॉर्मूले के साथ पूर्व पश्चिम का संतुलन भी साधा जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व से इस संबंध में फीडबैक लिया जा चुका है और अगले 8 से 10 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी संभावना है। दरअसल 2027 के चुनाव को देखते हुए कैबिनेट विस्तार की चर्चा है। वैसे भी मंत्रिमंडल में 21 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्री हैं, यानी कुल 54 मंत्री हैं। इस हिसाब से 6 मंत्री पद अभी भी खाली हैं, जबकि दूसरी तरफ जिलाध्यक्षों की लिस्ट फाइनल होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि पार्टी प्रदेश की कमान किस समीकरण के आधार पर देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी 2027 की तैयारी में जुट गई है। अखिलेश यादव तैयारियों की शुरुआत पार्टी काडर पर सर्जिकल स्ट्राइक से कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों से हमें खबर मिल रही है कि अखिलेश यादव 15 से 20 जिलाध्यक्षों को आउट करने की तैयारी में है। जिन जिलों में अध्यक्ष बदले जाएंगे वहां नई कमेटी बनाने की तैयारी भी चल रही है। नए कैडर में पीडीएफ फॉर्मूले पर जिलाध्यक्षों का चयन हो सकता है। दावा है कि इन सभी जिलाध्यक्षों की सूची तैयार कर ली गई है, जिन्हें हटाया जाना है और जिनकी नई नियुक्ति होनी है, ताकि यूपी में अखिलेश योगी से मुकाबला कर सके। लेकिन इसके लिए पहली चुनौती पार्टी को बूथ लेवल तक सक्रिय करने की है। लिहाजा अखिलेश यादव अपने सेनापतियों को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि सपा 15 से 20 जिलों में जिला अध्यक्ष बदलेगी। निष्क्रिय पदाधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
मूल्यांकन के बाद पैमानों पर फिट नहीं बैठने वालों पर गाज गिरेगी। इसके अलावा विवादित पदाधिकारियों को भी पार्टी साइडलाइन करेगी। जिन जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे वहाँ कमेटियां भी नए सिरे से बनाई जाए। सूत्रों का कहना है कि नई कमेटी और जिला अध्यक्षों का चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय होगा। लगातार कई जिलाध्यक्षों की शिकायत और उनके निष्क्रिय होने की खबर आला कमान तक पहुंचती रही है और यही वजह है करीब 15 से 20 जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। यानी अखिलेश ने 2027 में मुकाबले के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कैडर में बदलाव के पीछे दो बड़े फैक्टर हैं। एक तो पार्टी के सक्रियता बढ़ाना, दूसरा कैडर में पीडीए को बराबर हिस्सा देना। क्योंकि हाल ही में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में सपा केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि 7 सीटों पर भगवा लहराया। इसके बाद जब मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ तो फिर पार्टी कमाल नहीं कर पाई। लिहाजा अखिलेश को समझ आ चुका है कि बिना बूथ पर उतरे माहौल को जीतने में बदलना मुश्किल होगा। वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आजकल कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली विधानसभा में देखने को मिल रही है। कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में गिने चुने बीजेपी विधायकों के साथ जो सलूक विधानसभा में होता था, जब पासा पलटा तो अब वही आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा के बाहर ही रोक दिया गया। आदेश विधानसभा के स्पीकर ने दिया है। और यहीं से शुरुआत उस बदलापुर की हुई जो 10 साल पहले कभी आम आदमी पार्टी की सरकार में मौजूदा स्पीकर के साथ सदन में हुआ था। तब विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के 3 चुनिंदा विधायकों में से एक थे, जिन्हें मार्शल ने सदन से बाहर निकाला था। और अब वही विजेंद्र गुप्ता आम आदमी पार्टी के तमाम विधायकों की विधानसभा में एंट्री पर रोक लगा चुके हैं, जिसके खिलाफ नेता प्रतिपक्ष आतिशी की पुलिस से तीखी बहस हुई। पे बैठेंगे तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। ये तो बिल्कुल तानाशाही है। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि एक चुने हुए विधायक को आप विधानसभा के परिसर के अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं। ये घटना आप विधायकों के लिए एक नई मुश्किल लेकर आई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों में से 21 को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर ने निलंबित कर दिया था। ये निलंबन तब हुआ जब विधायकों ने दिल्ली के उपराज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा किया और नारेबाजी की। अब सरकार भी बदल चुकी है और अब जो लोग हैं वो जनता के मुद्दे पे चर्चा करने की नीयत से इस सदन में आए हैं। तो अगर कोई चाहेगा कि इस सदन के अंदर केवल नौटंकी और तमाशा हो, तो मुझे लगता है संविधान ने इतनी शक्ति दी है अध्यक्ष जी को कि अध्यक्ष जी ये निर्णय कर पाए। आतिशी जी सदन के नियमों का पालन करें, यही मेरी उनसे आशा है। रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा ना। अगर आप वहाँ पर हंगामा करेंगे, आप अराजकता करेंगे, तो ये तो अध्यक्ष का निर्णय है। अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वही फाइनल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधानसभा परिसर में विधायकों की नो एंट्री संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है, या फिर 10 साल पहले जो बीजेपी विधायकों के साथ हुआ उस तस्वीर को दोहराया जा रहा है। दिल्ली में पिछली सरकार के खिलाफ एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट से हलचल मच गई है। शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार के बाद अब बीजेपी सरकार एक और सीएजी रिपोर्ट लाने की तैयारी में है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के राजस्व को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जिससे सरकारी खजाने को भारी क्षति हुई है, जिस पर आज विधानसभा में भी चर्चा हुई और इसे पीएसी को सौंप दिया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2025 को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 1 के संबंध में सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। एक तरफ पिछली सरकार में हुए शराब कांड को लेकर सड़क से सदन तक चर्चा हो रही है, तो अब तमाम सरकारी विभागों में भी भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए एक और कैग रिपोर्ट लाने की तैयारी हो रही है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का हमें मालूम है क्या हाल है। उसमें कितना बड़ा जो है घोटाला तो हुआ ही है। वहाँ पे कितना बड़ा एक अपना पैसे का क्रंच है, डेफिसिट है, उसको पूरा करना। ये रिपोर्ट तो कोई हम तैयार नहीं कर रहे हैं, ये तो सीएजी तैयार कर रहा है। तो जाहिर तौर पर आप चर्चा करके अपना जो पक्ष है उसको रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दरअसल दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर आज चर्चा हुई। उधर दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन से विपक्ष के सभी 21 विधायक गायब रहे। इन सभी को शुक्रवार तक के लिए सदन से निष्कासित किया गया है। ऐसे में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बीच एक और कैग रिपोर्ट की पेशकश से विपक्ष की टेंशन बढ़ने वाली है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद डिमांड अब उन नामों के बदलने की भी हो रही है जिससे ताल्लुकात खास वर्ग, खास धर्म और मुगलों के निशान से है। अब एक एक कर बीजेपी विधायक विधानसभा में अपने इलाकों के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, जिसमें मुस्तफाबाद, नजफगढ़ और मोहम्मदपुर शामिल है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही दिल्ली में इन इलाकों के नाम बदल जाएंगे, क्योंकि खुद सीएम रेखा गुप्ता एक्शन मोड में है।
बीजेपी के विधायक बारी बारी से सदन के पटल पर अपनी डिमांड रख रहे हैं और नाम बदलने का प्रस्ताव दे रहे हैं। नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। नजफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान, मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, आर.के. पुरम के विधायक आर.के. शर्मा ने नाम बदलने की मांग की है, जिसमें मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार किया जाए, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ कर दिया जाए और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम किया जाए। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पैटर्न पर अब दिल्ली में भी नाम बदलने की कवायद शुरू होने जा रही है। ऐसे लोगों ने कहा कि इसका नाम माधवपुरम गांव होना चाहिए मोहम्मदपुर की बजाय, तो इसलिए मैं ये प्रस्ताव विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब के सामने लाऊंगा कि इसका नाम चेंज करके मोहम्मदपुर से माधवपुरम किया जाए। जब भाजपा काम की राजनीति कर देगी तो ये फिर नाम बदलने की राजनीति करने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों ने आपको आपका मैनिफेस्टो देख के मौका दिया है। बीजेपी सरकार में नाम बदलने की सियासत पुरानी है। ऐसे में जिस तरह यूपी और एमपी की तर्ज पर दिल्ली में भी नाम बदलने की डिमांड हो रही है, उससे विपक्षी खेमे में खलबली मच चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को फिजूल की बयानबाजी से बचने के लिए कहा है और भड़काऊ बयानबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड को बांटने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने वार्निंग दी कि राज्य की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो कोई भी हो, हमारे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या आम उत्तराखंडी क्यों न हो, सभी से कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों को हमारी सरकार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। सीएम धामी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में विधानसभा में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समुदाय पर भड़काऊ टिप्पणी की थी, जिस पर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ था और विवाद बढ़ने के बाद मंत्री को माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके बाद ऐसे सीएम धामी भड़काऊ बयानों को लेकर सख्त तेवर में नजर आए। भड़काऊ बयानों को भी गंभीरता से लिया जाएगा और उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड वासियों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और एकजुट होकर राज्य के विकास के लिए काम करें। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस चेतावनी के बाद क्या राज्य में बयानबाजी पर विराम लगेगा या फिर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। इससे पहले 19 फरवरी को हुई बैठक में वक्फ बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिली थी और आज जेपीसी संशोधनों के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ बिल को मंजूरी दे दी है। अब 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में सरकार इसे पेश कर सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। तब विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा भी हुआ था। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी, जिसमें एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। वक्फ के नए पुराने बिल में 4 बड़े अंतर हैं। पुराने कानून में अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर दावा करे तो सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील संभव है, लेकिन नए कानून में ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील संभव। पुराने कानून में वक्फ का फैसला ही आखिरी है और उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नए कानून में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। पुराना कानून कहता है कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो वक्फ की संपत्ति होगी, लेकिन नए कानून में जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान न दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पुराने कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में महिला और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी, जबकि नया कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। इन संशोधनों पर विपक्ष विरोध जता चुका है, लेकिन कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद सरकार 10 मार्च को इसे संसद में पेश करेगी। प्रयागराज में महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन गांधी परिवार से कोई भी नेता महाकुंभ स्नान के लिए नहीं पहुंचा और अब इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान छिड़ा हुआ है।
एमपी बीजेपी के फायरब्रांड नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को नकली हिंदू बताया है। राहुल के प्रयागराज महाकुंभ में नहीं जाने पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हमलावर हैं और गांधी परिवार को चुनावी हिंदू बता रहे हैं। कि राहुल गांधी जी हों, सोनिया गांधी जी हों, प्रियंका गांधी जी हों, ये चुनावी हिंदू हैं, ये बेसिकली हिंदू नहीं हैं। इससे ये साबित होता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर का भव्य और दिव्य समारोह आयोजित हुआ तब कांग्रेस के इन्हीं नेताओं ने राम मंदिर का भी बाईकाट किया और राम मंदिर नहीं गए, और ना ही कुंभ की पावन धरती पर, संगम के पावन तट पर ये वहाँ पर जो है डुबकी लगाने गए। ना डुबकी राहुल गांधी जी ने लगाई, ना प्रियंका गांधी जी ने लगाई, ना सोनिया गांधी जी ने लगाई। कुल मिलाकर इससे ये बात साबित हो गई कि ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं। बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भी गांधी परिवार पर निशाना साधा है। राहुल जी और नेहरू परिवार अपने आप को हिंदू कहता है, पर 45 दिन में उनको समय नहीं मिला महाकुंभ में जाने का। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ये वही प्रियंका गांधी जी हैं जो गंगा जी की उल्टी आरती उतार कर कहती हैं कि मैं तो हिंदू हूं। मैं पहले से कहते आया हूं, नेहरू परिवार केवल ढकोसला करता है। तो क्या राहुल गांधी जी आपको इटली से अनुमति नहीं मिली महाकुंभ में जाने की? गांधी परिवार और कांग्रेस पर बीजेपी के तीखे आरोपों के बाद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। हालांकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंचे थे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी अपने बेटे के साथ कुंभ में डुबकी लगाई थी। लेकिन राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने से अब बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी है। बिहार की पॉलिटिक्स में आदमखोर की एंट्री के बाद नरभक्षी पर अब नया रण शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव से बड़ा नरभक्षी कौन हो सकता है, जो आदमी चारा खा गया, उससे बड़ा आदमखोर कोई नहीं। बीजेपी का ये पलटवार तेजस्वी के आरक्षण वाले बयान पर है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को आदमखोर बताते हुए आरक्षण डकारने का आरोप लगाया था। यानी सियासी आदमखोर का शोर पूरे बिहार में सुनाई दे रहा है। आरक्षण के बहाने खुला ये रण अब चारा घोटाले तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि बीजेपी लालू को सबसे बड़ा आदमखोर बता रही है। आदमखोर तो वो लोग हैं जो लोग, इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो नेता चारा खा गया हो, चारा खाने में सजा पाया हो, उससे बड़ा आदमखोर कौन हो सकता है। यानी तेजस्वी और बीजेपी दोनों नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। नीतीश का कंधा इसीलिए क्योंकि आरक्षण के पीछे जिस जातिगत सर्वे का हवाला दिया जा रहा है उसके कर्ता धर्ता नीतीश है। लेकिन तेजस्वी ने सीधे नीतीश को निशाना बनाने के बजाय बीजेपी पर वार किया था। बीजेपी को तो हम कहते हैं जैसे आदमखोर लोग होता है, आदमखोर का मतलब समझते हैं ना। बीजेपी जो है आरक्षण खोर है और आरक्षण चोर। अब सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव आदमखोर वर्सेस नरभक्षी के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? क्या बिहार की पॉलिटिक्स में आरक्षण ही सियासत का सेंटर रहने वाला है? क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों आरक्षण के बहाने आरोपों की बारिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तर्ज पर पंजाब में ड्रग्स माफिया और तस्करों पर मुख्यमंत्री मान का बुलडोजर गरजा और पटियाला में महिला ड्रग्स माफिया के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। पंजाब में वॉर ऑन ड्रग्स मुहिम के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर ड्रग्स तस्कर रिंकी के घर पहुंची और लेडी ड्रग्स तस्कर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। एसएसपी नानक सिंह खुद टीम को लीड कर रहे थे। आरोप है कि लेडी ड्रग्स तस्कर रिंकी ने भगवान श्री वामन अवतार मंदिर की जमीन पर इल्लीगल कब्जा करके 2 मंजिला मकान बनाया है। रिंकी के इस अवैध मकान पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया और देखते ही देखते अवैध निर्माण जमींदोज हो गया। ये कार्रवाई पुलिस ने पटियाला के रोद्दीकुट मोहल्ले में की, जो कि नशा तस्करी के लिए बदनाम है। पुलिस ने महिला तस्कर के घर पर कार्रवाई करने से पहले सारी जानकारी जुटाई थी। अथॉरिटी ने इस इमारत को बनाने पर आए खर्च संबंधी ब्यौरा मांगा था, लेकिन महिला तस्कर रिंकी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर घर गिराने का नोटिस जारी किया। रिंकी पर ड्रग्स बेचने के 10 एफआईआर दर्ज हैं और अभी वो जेल में बंद है, लेकिन पुलिस ने बुलडोजर एक्शन से ड्रग्स तस्करों को ये मैसेज दिया है कि अब वो बच नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पीले पंजे ने जमकर प्रहार किया। अवैध कॉलोनीज पर मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर ऐसा गरजा कि अवैध कॉलोनियां मिट्टी में मिल गई। गाजियाबाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। भूमाफियाओं के खिलाफ ये योगी का बुलडोजर एक्शन है। पीले पंजे के प्रहार से अवैध कॉलोनियां ध्वस्त हो गई। अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर जमकर चला और यहां बने अवैध ऑफिस, सड़क, पाइपलाइन जैसे निर्माण को ध्वस्त कर दिया।
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने जोन 1 में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। यहां अटोर, जोगिंदर और दीपक नाम के कॉलोनाइजर द्वारा काटी गई 11 बीघे में अवैध कॉलोनी में बने घर, ऑफिस, सड़क पर बुलडोजर चला। वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि संदेश साफ है, यदि भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजर ये कॉलोनी बनाना बंद नहीं करते हैं तो बाबा का बुलडोजर यूं ही एक्शन मोड में नजर आएगा और ऐसी अवैध कॉलोनियों को लगातार ध्वस्त करता रहेगा। योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजर अपना रास्ता बदल लें, वरना योगी का बुलडोजर उन्हें ऐसे ही धूल में मिलाता रहेगा। अतिक्रमण के खिलाफ मध्य प्रदेश और हरियाणा में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। दोनों राज्यों की सरकारें अब योगी मॉडल पर काम कर रही हैं और बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिरा रही हैं। और मध्य प्रदेश के रीवा से बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई, जहां चिरूला कॉलोनी में बुलडोजर चलता दिखाई दिया। चिरूला कॉलोनी में नगर निगम की टीम ने 1 या 2 नहीं बल्कि 50 घरों पर कार्रवाई की और अवैध रूप से बने इन मकानों को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों की नगर निगम और पुलिस के साथ झड़प भी हुई और इस दौरान पुलिसकर्मी एक शख्स के बाल खींचता हुआ दिखाई दिया। वहीं अपना आशियाना टूट जाने से लोग बेबस नजर आए और रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। रमजान से पहले संभल में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। हलचल की वजह है जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग। जी हां, मुस्लिम पक्ष रमजान से पहले रंगाई पुताई की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया, जिस पर कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कर रंगाई पुताई कैसे की जाए इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा। जबकि दूसरी तरफ हिंदू पक्ष को इस बात का डर सता रहा है कि रंगाई पुताई के बहाने मस्जिद में मौजूद सनातन साक्ष्यों को मिटाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। फिलहाल माहौल को देखते हुए मस्जिद पर फोर्स को बढ़ा दिया गया है, लेकिन मस्जिद की रंगाई पुताई पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष क्या सोचते हैं, जरा आप भी ये देखिए। भाईजान को टेंशन है कि रमजान में मस्जिद की रंगाई कैसे हो। हिंदूजन परेशान है कि पुताई के बहाने सनातन सबूतों से खिलवाड़ न हो जाए। यानी एक लड़ाई कोर्ट के अंदर है तो दूसरी कोर्ट के बाहर। हर साल पुतती थी, इस साल नहीं पुत रही। वास्तव में तो रंगाई पुताई की वहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवर्ष ये खुर्द-बुर्द करके वहाँ पर रंगाई पुताई करते रहते हैं। बड़ी मेहरबानी है और उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम उनका। ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि एक साल में कोई पुताई खराब नहीं होती। लंबे समय तक 5 साल, 6 साल, 7 साल तो पुताई चलती है। यानी संभल वाले भाईजान हर साल का हवाला दे रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पहले पुतती थी तो अब क्यों नहीं। जबकि पंडित जी इस बात से परेशान हैं कि जब रंगाई पुताई पर उनकी सुनवाई तो पूजा की इजाजत हमें भी मिले। तो अब कुछ परेशानी होगी तो इसलिए वो पहले हो जाती, अब रमजान में हो जाती। रंगाई पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है इस समय। रंगाई पुताई का जो मुख्य उद्देश्य है, उनका जो हमारे साक्ष्य हैं मंदिर के, उन्हें मिटाने की पूरी साजिश हो सकती है। बहुत अच्छी खबर है ये। हाई कोर्ट का हम तो शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस बार ये इजाजत दी हमें। जब उन्हें पक्ष को नमाज पढ़ते हैं तो हमें भी हफ्ते में 1 या 2 दिन हमें भी देना चाहिए। यानी भाईजान की ख्वाहिश बस इतनी कि रमजान में मस्जिद की रंगाई हो जाए। हिंदूजन इस उम्मीद में हैं कि हमें भी शिवाराधना का मौका मिल जाए। बहरहाल कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कर रंगाई पुताई पर रिपोर्ट देने को कहा है, जिसके बाद ही इस पर फाइनल फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ही संभल की जामा मस्जिद के चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया है, ताकि फिर संभल किसी साजिश की आग में सुलगने ना पाए। अगर आप वेज बिरयानी खाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने वेज बिरयानी ऑर्डर की और जैसे ही उसने बिरयानी खाना शुरू किया तो उसमें हड्डी निकल आई, जिसके बाद वो हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ रेस्टोरेंट पर पहुंचा और देखते ही देखते वहाँ हंगामा होने लगा। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद आरोपी रेस्टोरेंट बंद करके मौके से फरार हो गया। हंगामे की जानकारी होने पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि शख्स ने एक नामी रेस्टोरेंट से वेज बिरयानी पैक कराई थी। जैसे ही घर पहुंचा तो उसने बिरयानी खाई तो उसे अपने मुंह में कुछ अजीब लगा, जिस पर उसने बिरयानी को देखा तो उसमें हड्डी का टुकड़ा निकला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने युवक की शिकायत पर केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है, तो वही दुकानदार इसे किसी की साजिश बता रहा है।
अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से बदमाशों के हौसले पस्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के 2 अलग-अलग शहरों में पुलिस के साथ मुठभेड़ ने यहां के बदमाशों में खौफ पैदा कर दिया। और यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी की पुलिस फोर्स अपराधियों पर किस कदर कहर बनकर टूट रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केवल राजधानी लखनऊ में ही पुलिस और बदमाशों के बीच पिछले 58 दिनों में 9 एनकाउंटर हुए हैं। लखनऊ में 58 दिन में 9 अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर की कार्रवाई हुई है, जिसमें अलग अलग अपराध में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। और एनकाउंटर का ताजा मामला लखनऊ और मेरठ का है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा कर दिया। लखनऊ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ट्रांसफार्मर का तेल और कॉपर चोरी करने वाले गैंग के बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ मलिहाबाद थाना इलाके के सहिलामू गांव में हुई। मुठभेड़ में घायल बदमाश रंजीत के पास से भारी मात्रा में कॉपर तार बरामद हुआ है। आरोपी रंजीत के साथ पुलिस ने उसके 3 और साथियों को गिरफ्तार किया। वहीं मेरठ में भी पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने बदमाश इमरान को घायल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। गौ तस्कर इमरान के ऊपर गोकशी समेत करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 गोवंश और हथियार भी बरामद किया। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने के लिए बदमाशों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और यूपी पुलिस के ऑपरेशन क्लीन से अपराधी खौफ में नजर आ रहे हैं। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन के बाद परेशान खाता धारक आज थोड़ी राहत में नजर आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनआईसी बैंक के खाता धारकों को बैंक से 25,000 रुपए निकालने की इजाजत दी है। और आरबीआई के फैसले के बाद भारी संख्या में खाता धारक एनआईसी बैंक के बाहर जमा हो गए। लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। लंबी कतार लगी हुई है, लोग अपना पैसा निकालने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जिस तरह से बैंक में से कोई भी पैसा विड्रॉ नहीं किया जाएगा, ये ऑर्डर आरबीआई की तरफ से दिया गया था और अब समीक्षा के बाद पैसे निकालने के लिए अनुमति मिल गई है। एनआईसी बैंक के बाहर भारी संख्या में जमा हुए खाता धारक 25,000 रुपए निकालने के लिए कई घंटों से इंतजार करते हुए दिखाई दिए। आरबीआई के फैसले से इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, इसीलिए इन्होंने बैंक से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ाने की मांग की। तो राहत हुआ है, लेकिन अमाउंट बढ़ाया रहता तो अच्छा होता। किसी का 5-5 लाख रुपया फंसा है तो क्या 25 में बहुत कम है। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में सेना के वाहन पर फायरिंग के बाद आतंकवादियों की तलाश में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुंदरबनी सेक्टर के पेली फॉल के जंगलों में आतंकवादियों ने सेना के वाहन पर फायरिंग की थी, जिसके बाद घाटी में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन फॉल शुरू हुआ और आतंकियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन फॉल में अब सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ साथ एसओजी के कमांडोज भी शामिल हो गए हैं। जो सुंदरबनी में पेली फाल के जंगलों में सेना के वाहन पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी कमांडो को जंगलों में इस तरह के सर्च ऑपरेशन के लिए एक्सपर्ट माना जाता है। एसओजी दस्ते की बात करें तो ये वो दस्ता है जो आतंकी हैं उनसे निपटने के लिए विशेष रूप से जो है वो यहाँ पर तैयार वो किया जाता है और यही कारण है कि अब जो एसओजी का दस्ता है उसे यहाँ पर तैनात किया गया है। सुंदरबनी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर उस वक्त कई राउंड फायरिंग की थी जब वो पेली फाल के जंगलों से गुजर रहे थे, जिसके बाद सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने आतंकियों की तलाश शुरू की और अब एसओजी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकियों की तलाश में जवान चप्पे चप्पे पर निगरानी करते दिखाई दिए। इस दौरान सुंदरबनी की सड़कों पर नाकेबंदी हो गई और पूरे इलाके को सील कर दिया गया और इलाके की तरफ आने जाने वाले सारे वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली जा रही है, ताकि अगर कोई दहशतगर्द नजर आए तो उसे जहन्नुम भेजा जा सके। यहाँ पर पूरे इलाके को घेर रही है, लगातार यहाँ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, जिससे आतंकियों में बौखलाहट है और यही वजह है कि सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बल आतंकियों का हर मंसूबा नाकाम करने के लिए मुस्तैद है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगते ही विद्रोही गुटों के हथियार सरेंडर का सिलसिला शुरू हो गया है। आज इम्फाल में ट्रकों में भर भर कर हथियार सरेंडर किए गए, जो मणिपुर में शांति की ओर एक बड़ा कदम साबित होंगे। ये किसी आर्मी का काफिला नहीं है, ना किसी सुरक्षा बलों का कारवां। ये मणिपुर के उन विद्रोही गुटों का हथियार सरेंडर है जिनसे राज्यपाल ने शांति के लिए हथियार सरेंडर की अपील की थी। अब जरा हथियार देखिए। AK-47 से लेकर 303 राइफल, IED, कार्बाइन जैसे घातक हथियार शामिल हैं।
ये हथियार सरेंडर मैतेई संगठन अरामबाई टेंगोल के सदस्यों ने किया, जबकि इससे पहले करीब 7 जिलों में मैतेई संगठन से जुड़े लोग हथियार सरेंडर कर चुके हैं। बुधवार को भी 87 तरह के हथियार, गोला बारूद और अलग अलग सामान लोगों ने स्वेच्छा से सरेंडर किए थे। ये सिलसिला इम्फाल ईस्ट, बिष्णुपुर, थौबल, कांगपोकपी, जिरीबाम, चूराचांदपुर और इम्फाल वेस्ट जिलों में जारी है, जहां मैतेई भारी संख्या में हथियार सरेंडर कर रहे हैं। बता दें कि मणिपुर पिछले कुछ वक्त से मैतेई वर्सेस कुकी की लड़ाई में हिंसा की आग से जल रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी को गवर्नर को इस्तीफा दिया। तभी से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है और इसी के बाद राज्यपाल की अपील पर अलग अलग गुट हथियार सरेंडर कर रहे हैं। साउथ इंडियन डिश इडली एक ऐसा खाना है जो आज पूरे भारत का एक कहा जाए कि फेवरेट फूड बन चुका है। लेकिन आप भी अगर सड़क के किनारे मिलने वाली इडली के शौकीन हैं तो फिर थोड़ा सावधान होने का वक्त है आपके लिए, क्योंकि आपकी फेवरेट इडली अब सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? इडली से कौन सा खतरा सेहत को है? खाद्य विभाग की रिपोर्ट में इडली को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आपकी पसंदीदा इडली खाने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि बेंगलुरु के कई इलाकों में इडली तैयार करने के लिए पारंपरिक सूती कपड़े की जगह अब प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये प्लास्टिक इडली बनाने के दौरान गर्मी के संपर्क में आता है और जहरीले केमिकल छोड़ता है। ये केमिकल खाने के साथ मिलकर शरीर में पहुँचते हैं और धीरे धीरे सेहत को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं। दरअसल बेंगलुरु में हाल ही में खाद्य एवं मानक विभाग ने कई इडली बनाने वाली जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 500 से ज्यादा इडली के नमूने लिए गए। जाँच में पाया गया कि इनमें से 35 से ज्यादा नमूने स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। यानी अगर आप रोजाना बाहर की इडली खाते हैं तो अब सतर्क हो जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि विशेषज्ञों की माने तो प्लास्टिक में बनी इडली से शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ सकते हैं, जिससे पेट से जुड़ी बीमारियां, हार्मोनल दिक्कतें और यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी हो सकता है। हालांकि ये खतरा इडली से नहीं बल्कि उसे बनाने के प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से है। यानी घर में बनी इडली पूरी तरह सेफ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम के दौरान पूरी सब्जी लेने के लिए लोगों में होड़ मच गई और जमकर धक्का मुक्की होने लगी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों की भीड़ खाने की प्लेट के लिए धक्का मुक्की करती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के पहुंचे लोगों के खाने के लिए लंच में पूरी सब्जी का इंतजाम किया गया था और जैसे ही लंच शुरू हुआ भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई और पूरी सब्जी लेने के लिए होड़ मच गई। खाने की प्लेट के लिए धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान हुई खींचतान में कई प्लेटें टूट भी गईं। वायरल वीडियो राजधानी भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का बताया जा रहा है। 2 दिन चली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश दुनिया से लोग पहुंचे थे। यहां खाने के दौरान पूरी सब्जी को लेकर जो मारामारी हुई उसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी पूरी सब्जी के लिए मारामारी के इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए समिट की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने थाना प्रभारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और फिर घसीटते हुए अपने साथ ले गए, जिसकी तस्वीर भ्रष्ट पुलिस वालों के लिए एक सबक है। क्योंकि थाना प्रभारी को अधिकारी गिरफ्तार कर गाड़ी में बिठा रहे थे। पुलिस थाने से घसीटते हुए अपने साथ ला रहे थे, लेकिन वर्दी की हनक में थाना प्रभारी जाने को तैयार नहीं थे। एंटी करप्शन टीम और एसएचओ के बीच काफी देर तक नोकझोंक होती रही, लेकिन अधिकारी नहीं माने और करप्शन के खिलाफ एक्शन की तस्वीर पूरे उत्तर प्रदेश ने देखी। बताया जा रहा है कि हरि नारायण नाम के शख्स ने एंटी करप्शन टीम से थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की थी और लाइव डेमो की बात कही। ऐसे में जब शख्स ने थाना प्रभारी को रिश्वत दी, तभी एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तार थाना प्रभारी का नाम शिव शंकर सिंह है, जो चील्ह थाना में तैनात है। अब गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में महाशिवरात्रि मेले के दौरान बवाल हो गया और बिना परमिशन नौटंकी का आयोजन रोकने गई पुलिस से ग्रामीण भिड़ गए, जिसके बाद पुलिस कर्मियों को हवा में गोली चलानी पड़ी। ये तस्वीरें उसी हंगामे के दौरान की हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल लिए नजर आ रहा है, जबकि कुछ ग्रामीण पुलिस वाले को ललकार रहे हैं। बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस वाले को हवा में फायर करना पड़ा। इसके बावजूद ग्रामीण पुलिस से भिड़ते नजर आए। मामला बाराबंकी के सथरिक में परी माता मंदिर का है। कुछ लोगों ने शिवरात्रि के मौके पर नौटंकी का आयोजन किया था।
पुलिस के अनुसार आयोजकों ने नौटंकी के लिए कोई आधिकारिक अनुमति नहीं ली थी। पुलिस द्वारा बार बार मना करने के बावजूद लोग नहीं माने। इससे वहां तनावपूर्ण स्थिति बन गई। मामला तब और गंभीर हो गया जब भीड़ ने पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई भी की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आत्मरक्षा में हवा में फायरिंग करनी पड़ गयी। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा के सिरसा में हुई एक शादी की खासी चर्चा हो रही है। राजस्थान से दूल्हा हेलीकॉप्टर में अपनी दुल्हनिया को लेकर आया। उड़न खटोले पर आई दुल्हनिया को देखने के लिए पूरा का पूरा गांव उमड़ पड़ा। दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर में राजस्थान से विदा कराकर घर लाया तो दूर दराज से लोग यहां आए। हेलीकॉप्टर की गूंज सुनते ही गांव और आसपास के लोग इस अनोखे नजारे को देखने के लिए स्टेडियम में दिखाई दिए। जब दूल्हे ने हेलीकॉप्टर से दुल्हन को उतारा तो घर वालों ने उनका स्वागत करते हुए फूल बरसाए और नाचते गाते हुए स्वागत किया। इस शादी में एक खास बात ये रही कि दूल्हे की मां की ख्वाहिश थी कि उनकी बहू हेलीकॉप्टर पर विदा होकर आए, जिस पर पिता ने पहले से ही हेलीकॉप्टर बुक किया था। जब दुल्हन हेलीकॉप्टर से आई तो इसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सोना तस्करी की कोशिश को नाकाम किया है। एक यात्री पर शक होने पर जब उसका बैग चेक किया गया तो उसमें करीब 13 लाख कीमत का सोना बरामद हुआ। इस यात्री के बैग में पॉलिथिन में खजूर मिले, जिन्हें कस्टम विभाग के कर्मचारी ने नीले रंग की ट्रे पर फैलाया और खजूरों को चेक किया तो वो हैरान हो गए। खजूर के अंदर सोना छिपा कर रखा गया था। कर्मचारी ने बारी बारी से सोने के टुकड़ों को निकाला, फिर इन्हें टेबल पर अलग अलग रखा। इन खजूरों में से 172 ग्राम सोना बरामद हुआ, जिसकी मार्केट में कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए बताई जा रही है। यात्री जेद्दा से दिल्ली आई फ्लाइट में आया था। जब ये ग्रीन चैनल से बाहर निकला तो कस्टम के कर्मचारियों को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिस पर उन्होंने इसका बैग चेक किया। तब खजूर में छिपाकर लाए गए सोने का पता चला। अब कस्टम के कर्मचारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्री सोने को कहां सप्लाई करने वाला था और किसे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद मौसम ने यू टर्न लिया है। मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। कश्मीर के सोनमर्ग, गुलमर्ग में तो कई फीट मोटी बर्फ जम गई। खराब मौसम और बर्फबारी के कारण खेलो इंडिया गेम्स स्थगित करना पड़ा। श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद हालात नाजुक बने हुए हैं। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भीषण बर्फबारी हुई है। सोनमर्ग और गुलमर्ग के साथ साथ आसपास के कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। घर, मैदान, यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत जम गई। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान भी गिरा है, जिससे ठंड बढ़ गई है। हालांकि मौसम के बदले मिजाज को देखकर पर्यटक बेहद रोमांचित हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा के ऊपरी इलाके बत्तूर, कालवान और तुल्लैल घाटी में भारी बर्फबारी हुई। राजस्थान दर्रे में तकरीबन 3 फीट बर्फ जमा हो गई। भारी बर्फबारी के कारण गुरेज में भी सभी सड़कें बंद कर दी गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी जमकर बर्फबारी हुई, जिससे रास्तों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हिमाचल के चंबा में भी लगातार बर्फ गिर रही है। पांगी घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। रास्ते बंद होने के साथ बिजली गुल हो गई। लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थान बंद है और आने वाले 1-2 दिन मौसम का यही मिजाज रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई इलाकों में बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है। आज सुबह से ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। कई जगहों पर बादल छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी भी हुई। इसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हल्की ठंड भी बढ़ी है। तापमान गिरने से दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 मार्च तक दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ी ठंड भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों तेंदुए की दहशत है। चाहे मुजफ्फरनगर हो या फिर हापुड़, तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण खौफ में है, जिसकी तस्वीर आने के बाद अब वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में है। ये तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां एक तेंदुआ गांव में पालतू जानवरों को शिकार बनाकर भाग रहा था
और जब ग्रामीणों ने खदेड़ा तो पेड़ पर जा चढ़ा। ग्रामीण तेंदुए का वीडियो बनाने लगे और आपस में बहस करने लगे। कुछ इसे तेंदुआ बता रहे हैं तो कुछ खूंखार शिकारी। तेंदुआ है पक्का। तारा तेंदुआ है यार, कौन कह रहा है? अरे खड़ा देख भाई, तेंदुआ है। 100 है 99 रुक के कुत्ता रे यार, तो जान तो नहीं, को भी देख लेंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर हापुड़ से भी आई है। यहाँ सड़क किनारे कार सवार की नजर तेंदुए पर पड़ी, जिसका वीडियो हैरान करने वाला है। बताया जा रहा है कि इन दिनों तेंदुए की दस्तक से ग्रामीण दहशत में है, क्योंकि तेंदुआ इन दिनों मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। ये देख पूरा खतरनाक है। आगे बना कर लो, अब बना तो। मुजफ्फरनगर और हापुड़ में तेंदुए की धमक के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट हो चुकी है। अधिकारी ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील कर रहे हैं और रात के समय खेत और जंगल की तरफ जाने से मना कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक युवक गेट फांदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर सरिये में जा फंसा और फिर 4 घंटे तक वो दर्द और बेबसी से तड़पता रहा। क्योंकि शॉर्टकट के चक्कर में रात के 12 बजे युवक सेक्टर डेल्टा 2 सोसाइटी के कैंपस में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर सरिये में फंस गया और वो उल्टा लटक गया। युवक ने खुद को बचाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन सन्नाटे की वजह से कोई उसकी मदद करने नहीं पहुंचा। अरे भैया कोई गार्ड है क्या? हालांकि वहां से गुजर रहे बाइक सवार ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और उसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। बाइक सवार शख्स ने युवक से पहले उसका नाम पूछा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने दर्द से तड़प रहे युवक से पूछने की कोशिश की, आखिर ये कैसे हो गया? हेलो भैया, कौन है? ओ भैया, पैर फंस गया तेरा, कैसे निकालूं मैं? तेरे में ही वजन है। आखिरकार कुछ देर की मशक्कत के बाद वो बाहर निकल सका।